हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रिव्यू विद कोई में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इन सभी के बारे में एक बार वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसी भी जो दोस्त जो आपके सरकारी कर्मचारी या फिर जो कि तैयारी भी कर रहा हो तो आप उसको भी भेज सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। सबसे पहले तो मैं आपको यूपीएस और एनपीएस में अंतर बताऊंगा, बीच बीच में आपको ओपीएस के बारे में भी बताता जाऊंगा। भारत में 3 प्रकार की पेंशन स्कीम प्रचलित है। सबसे पहले तो 2004 तक जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए ओपीएस लागू की गई थी। ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारी हुए उनके लिए एनपीएस लागू की गई। एनपीएस अर्थात की न्यू पेंशन स्कीम 2004 से अब तक जो कि सरकारी कर्मचारी हुए हैं वो सभी एनपीएस के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। अब वर्तमान में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को भी लागू कर दिया जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस में चयन करना हो तो उन्हें दोनों पेंशन में से किसी भी एक पेंशन को चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से जो भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में किसी एक का चयन करेगा वो जीवन भर उसी पेंशन के तहत उसका फंड एकत्रित होता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका चयन बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि एक बार पेंशन का चयन करने के बाद दोबारा इससे मॉडिफाई नहीं किया जाएगा या फिर दोबारा आपको चयन करने का ऑप्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यूपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसके बाद एनपीएस अर्थात की न्यू पेंशन स्कीम। अब सबसे पहले आते हैं कि लाभार्थी कौन कौन है। यूपीएस के लाभार्थी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्यतः यूपीएस दी जाती है। एनपीएस जो कि सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, स्वनियोजित कर्मचारी अर्थात तथा एनआरआई योगदान आते हैं। दोस्तों, देखते हैं योगदान। इसमें सरकारी कर्मचारी का कितना योगदान रहता है और सरकार का कितना योगदान रहता है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 10% बताया गया है और जो कि बताया गया नोटिस के अनुसार 18% सरकार का योगदान होगा। अर्थात कि हमारे फंड में, हमारे पेंशन फंड में 28.5% का फंड हर महीने एकत्रित किया जाएगा। जबकि एनपीएस में कर्मचारियों के द्वारा जो कटौती की जाएगी उसके वेतन से 10% की कटौती की जाएगी और सरकार के द्वारा जो उसमें प्रोविडेंट फंड एकत्रित किया जाएगा उसमें सरकार के द्वारा 14% का फंड एकत्रित किया जाएगा। अर्थात कि 24% का हमारे पेंशन में हमारा पेंशन हर महीने 24% एकत्रित होता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न, हमें कितना रिटर्न मिलने वाला। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यूपीएस की, तो यूपीएस में औसत अंतिम 12 महीने में, अर्थात जब हमारा रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के समय के जो अंतिम 12 महीने होंगे उन अंतिम 12 महीने का एक औसत निकाला जाएगा और उस औसत का 50% हमें पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। और कब उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों? जबकि हमने कम से कम 25 वर्ष की सेवा सरकारी कर्मचारी के रूप में प्रदान की हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में यह 50% से अधिक नहीं हो सकती है। और अगर बात की जाए एनपीएस में हमें कितनी मात्रा में पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया। अर्थात ये निर्भर करता है दोस्तों कि हमारा निवेश कितना है, हमारा निवेश कितना हुआ है, कितने सालों की हमने सरकार को सेवा दी है और उसके बाद बाजार का प्रदर्शन क्या है। इसमें कोई निर्धारण नहीं किया गया कि कितनी मात्रा में आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें तो ओपीएस में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम में कितनी मात्रा में धनराशि एकत्रित किया जाता था, तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई धनराशि एकत्रित नहीं किया जाता था। इसमें सरकार के द्वारा जो उसकी अंतिम सैलरी होती तो अंतिम सैलरी का सीधे 50% उसको पेंशन के रूप में दे दिया जाता था। तो ओपीएस में किसी भी प्रकार से कोई भी फंड
कटता नहीं था, हमारे भी सैलरी से किसी प्रकार से कोई फंड नहीं कटता था। इसमें अब आते हैं दोस्तों सेवानिवृत्ति लाभ क्या है। सेवानिवृत्ति लाभ इसमें ये होता है दोस्तों कि कितनी मात्रा में जमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार से कोई जमा राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, हल्का फुल्का मात्रा में थोड़ा सा जमा राशि थोड़ा सा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो कि ना के बराबर होती है दोस्तों। कोई बहुत बड़ी राशि आपको यूपीएस में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वहीं अब अगर हम बात करें एनपीएस में आपको कितनी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसमें वर्षों की आपने सेवा सरकार को सेवा दी है और आपका एकत्रित हुआ जो पेंशन होगा, जो भी फंड होगा, उस फंड का 60% एक मुश्त राशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात वह राशि आपको एक बार में ही आपको 60% दिया जाएगा और 40 बचा हुआ जो 40% होगा उसका आपको पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो कैसे उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों, मान के चलिए आपके पास 100 रुपए है, जिसमें से 60 रुपए आपको एक ही समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे ही आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको 60 रुपए दे दिया जाएगा और बचे हुए 40 रुपए को आपको इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा कि हर महीने आपको पेंशन दी जा सके। उसे कैसे निर्धारण किया जाएगा, मान के चलिए सरकार के द्वारा अनुमान लगाया जाए कि आप 60 वर्ष में जब भी रिटायरमेंट होंगे तो आपकी लगभग उम्र वो 20 साल मान के चलते हैं, तो 20 साल मान के चलते हैं तो 20 साल गुणे 12 महीने, अर्थात आपके पास कितने महीने हो गए, 240 महीने हो गए दोस्तों। आपके पास कितने महीने हो गए दोस्तों, 240 महीने हो गए। तो 240 महीने में जो भी 40% बचा या फिर जो भी 40 रुपए बचा, तो 40 रुपए को उस 240 से भाग देना है। 40 रुपए को या फिर 40% को, जो भी आपके पास अमाउंट होगा बचा हुआ, उसको 240 से भाग देना है। तो वो वह आपके हर महीने की पेंशन कहलाएगी दोस्तों। अब आते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद इसमें लमसम अमाउंट कितना उपलब्ध कराया जाता है। मैं गणना के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों कि कैसे आपको लमसम अमाउंट कितना मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। मान के चलिए दोस्तों कि अगर मेरी रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के समय मुझे मेरा जो बेसिक रहेगा वो 50,000 रहेगा। रिटायरमेंट के समय मेरा जो बेसिक होगा वो 50,000 होगा। अब रिटायरमेंट के समय जब मेरा 50,000 बेसिक होगा तो उस बेसिक का 10% हम निकालते हैं। जैसे 50,000 का जो 10% होगा तो वो 5,000 होगा दोस्तों। और मैंने कितने साल तक सरकार को सेवा दी है, अर्थात एक सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरी नियोजन कितने सालों तक रहा, तो मान के चलिए दोस्तों मेरा 30 साल का नियोजन रहा। अगर मेरा 30 साल का नियोजन रहा तो नियोजन के प्रति 6 महीने का, प्रति 6 महीने मतलब साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो मैं लगा लेता हूँ कि 30 साल में 60 का गुणा करना होगा हमें दोस्तों। तो 5,000 में अगर 60 का गुणा करेंगे आप तो 3 लाख आएगा। तो अर्थात मुझे 3 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये गणना के लिए मैंने आपको बताया कि मेरा बेसिक कितना होगा। आपका उस समय जो बेसिक जितना होगा उसके अनुसार गणना करके आपको एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि बहुत ही कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में होगी दोस्तों, जो कि ना के बराबर होगी। और वहीं पर एनपीएस में अगर बात की जाएगी तो आपका जो फंड एकत्रित होगा उसका 60% आपको, अगर मान के चलिए 1 करोड़ आपके अकाउंट में जमा हो जाता है 25 साल की आपकी नौकरी में, तो आपको 60 लाख आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। बचे हुए 40 लाख को आपको पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे आते हैं दोस्तों कि फैमिली को आपको कितनी पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीएस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जब किसी भी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है, तो रिटायरमेंट के बाद जो उसे राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, तो उस पेंशन का 60% उसकी फैमिली को, अर्थात उसकी पत्नी को या उसके बच्चे को जो भी है, तो उसको 60% उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी पेंशन का 60%। लेकिन इसमें किसी प्रकार से एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस में किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं किया गया उसको कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, राशि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कितनी उपलब्ध कराई जाएगी ये इसका गणना नहीं किया गया दोस्तों। बात करते हैं कि महंगाई भत्ता, क्या किसी प्रकार से कोई महंगाई भत्ता दिया जाएगा हमारे पेंशन में, तो हाँ, यूपीएस की अगर बात करेंगे तो इसमें महंगाई भत्ता इसमें लागू होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो महंगाई भत्ता को आपके पेंशन में एडजस्ट किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए एनपीएस की, तो एनपीएस में किसी प्रकार से कोई महंगाई भत्ता नहीं लगता दोस्तों। वो सरकार के द्वारा जो उस समय मार्केट की स्थिति होगी, आपके पास कितना फंड एकत्रित किया गया, तो ये सब बातों पर निर्भर करेगा और उसके अनुसार आपको पेंशन दी जाएगी। बात की जाए न्यूनतम पेंशन की दोस्तों कि हाँ, तो अगर यूपीएस में बात की जाए तो आपको न्यूनतम पेंशन 10,000 की न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी अगर आपने कम से कम 10 साल की सेवा सरकार को प्रदान की हो तभी। अगर आप 10 साल से कम सरकार को सेवा प्रदान करते हैं तो अब किसी प्रकार से कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों एनपीएस में, तो एनपीएस में किसी भी प्रकार से कोई भी पेंशन का निर्धारण नहीं है कि आपको न्यूनतम पेंशन कितनी दी जाएगी और अधिकतम पेंशन कितनी दी जाएगी। वहीं मैंने दोनों में विस्तार पूर्वक अंतर आपको उदाहरण के सहित समझाया दोस्तों।
अगर आप के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सवाल या फिर कोई डाउट उत्पन्न होता है तो जरूर ही मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं और उस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अब अगले टॉपिक पर जो भी वीडियो बनाने के लिए आप दोस्तों रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा होगा तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।